हाँ, पॉलिटी होगा आज, पॉलिटी का क्लास है। और हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, उद्देशिका तक, प्रस्तावना तक अच्छे से हम लोग समझ चुके थे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लूसेंट ऑब्जेक्टिव घर पर जरूर बनाए होंगे। नहीं बनाए हैं तो जरूर बना लेंगे। और कोई प्रॉब्लम हुआ हो, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ भी सकते हैं कि प्रस्तावना का यह प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बाकी जब तक आप ऑब्जेक्टिव नहीं बनाइएगा तब तक आपको क्या होगा कि एग्जाम में फिर दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए सबके पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव तो होना ही चाहिए। और जितना थ्योरी हम बताते हैं इसको बस आपको देखना है, इसको समझना है और जा करके लूसेंट ऑब्जेक्टिव बनाना है। अगर आप इतना काम लगातार 6 महीने तक करते हैं तो आपका जीके जीएस ऐसा हो जाएगा कि आसपास का लोग आपको टक्कर नहीं देगा, इस बात का फुल गारंटी। ठीक है, तो इस बात को समझिए। और थोड़ा सा ही मेहनत करना, ज्यादा नहीं करना है आपको। थोड़ा थोड़ा भी अगर डेली कीजिएगा तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग कर लिए थे। कहां तक किए थे? तो यहां तक हो गया था, संविधान के प्रस्तावना तक हम लोग अच्छे से पढ़ लिए थे। प्रस्तावना चैप्टर ही पिछले क्लास में हमने बताया था कि प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, संविधान सभा में प्रस्तावना प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रस्तावना का भाषा कहां के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा लिया गया है। और प्रस्तावना का जो रूप है वह यूएसए के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछेगा। यह पूछेगा कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द कब जोड़ेंगे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ेंगे। प्रस्तावना वास्तव में है क्या? तो संविधान का सार है। ठीक है, कई जो विशेषज्ञ हैं इसको संविधान की आत्मा का भी दर्जा दिए हैं। तो ये सब प्रश्न आपको पूछेगा, कब अधिकृत किया गया, अंगीकृत किया गया प्रस्तावना, या संविधान कब लागू किया गया, सारा कुछ प्रस्तावना में निहित है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कहां से लिया गया? तो फ्रांस की क्रांति का देन है, फ्रांस की क्रांति से लिया गया। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय शब्द जो प्रस्तावना में है कहां से लिया गया? तो रूस से लिया गया। जब आप ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे तो यही सब प्रश्न आपको दिखाई दिया होगा। ठीक है, किसने प्रस्तावना बोला, कब बोला, क्या है, नहीं, अभी तक कौन कौन से वाद विवाद हुए हैं, तो ये सारे प्रश्न को हमने अच्छे से डिस्क्राइब करके आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है आपका अनुसूची। देखिए, जब आप कोई भी बुक खरीदते हैं, ठीक है, तो बुक खरीदते हैं तो उसमें आपका देखिएगा, गौर कीजिएगा, तो भाग रहेगा, खंड रहेगा, उसमें चैप्टर रहता है नहीं। तो एक प्रकार का जो अनुच्छेद है, अनुसूची है और भाग है, वो कैटेगरी में बांटा गया संविधान को। ठीक है, जो उसको पढ़ने में आसानी हो। अनुसूची से पता चल जाएगा कि अगर कोई मुद्दा है, जैसे मान के चलो टोटल अनुसूचियों की संख्या मात्र 12 ही है। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। जबकि अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 395 अनुच्छेद है। ठीक है, और भाग की संख्या कितनी है? 22 भाग है। तो अब देखिए, पूरा 395 अनुच्छेद को मात्र 12 अनुसूची में बांट दिया गया। तो अब क्या होगा कि थोड़ा सा आसान हो जाएगा उस संविधान को पढ़ना और समझना, क्योंकि हमें अनुसूची पता है। इससे थोड़ा भाग बड़ा हो जाता है और इससे भी बड़ा अनुच्छेद हो जाता है। ठीक है, और एक एक अनुच्छेद के अंदर भी बहुत सारे सब पार्ट होते हैं। तो ये संविधान को पढ़ने के लिए, समझने के लिए उसको कई भागों में बांटा गया है, अनुच्छेद में, अनुसूची में, भाग में। ठीक है, जिस प्रकार से आप कोई भी किताब खरीदते तो खंड 1, खंड 2 लिखा रहेगा, चैप्टर नहीं लिखा रहता है ना, तो उसी प्रकार से संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसको कई भागों में, कई अनुसूचियों में बांट करके संविधान में लिखा गया। ठीक है, छठी अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं में क्या है, तो अभी आपको 12 अनुसूची हम याद करवा देंगे। ठीक है, बस आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सब तरीका है, ट्रिक है,
याद करने का भी कुछ तरीका होता है, अगर आप अपनाइएगा तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा, नहीं तो कितना भी आप इसको रट्टा मारिएगा नहीं याद होगा। तो तरीका से याद करना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, पहला अनुसूची, राज और संघ का क्षेत्र। अगर किसी देश का है तो सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि देश की सीमा कहां से कहां तक है, कितने राज्य हैं, उसका क्या क्या नाम है। तो अगर लिखा रहे तो यानी पहले अगर किसी देश के बारे में सोचना है तो सबसे पहले ये सोचेंगे ना कि कितने बड़े भूखंड में यह देश होगा, तो यानी अनुसूची 1 में होगा उसके बारे में। सबसे पहले हम वह क्षेत्र के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा राज्य उसका अंग है। तो यहां पर पहला क्या, राज व संघ राज्य क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कौन कौन सा राज्य है भारत का, तो उसके बारे में अनुसूची 1 में आपको लिखा गया। ठीक। दूसरा, उसके चलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से कार्यपालिका के, विधायिका के, न्यायपालिका के। तो यहां पर दूसरी अनुसूची में क्या होगा कि राष्ट्रपति और अन्य उच्च अधिकारियों के जो वेतन है उससे संबंधित है दूसरी अनुसूची। कितना सैलरी मिलेगा राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कितना मिलेगा, क्योंकि वही देश चलाएंगे। ठीक है। उसके बाद है आपका तीसरी अनुसूची कि उनको जो शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है। कोई भी जब राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है तो उसको शपथ दिलाया जाता है, तो उसका प्रारूप क्या होगा, किस प्रकार से उसका शपथ ग्रहण होगा, तो तीसरे अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। अब देखिए चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से है। सभी राज्यों का अपना अपना राज्यसभा में सीट होता है और टोटल राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 250, 250 है। तो 250 में भी 12 सदस्य वो होते हैं जो कि मनोनीत होकर के आते हैं, उनका जो क्या होता है, उनका चुनाव नहीं होता है, बाद बाकी लोगों का क्या होता है, चुनाव होता है। तो पूरे भारत में 28 राज्य है मान के चलिए, तो 28 राज्यों से और जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां से चुन करके यहाँ पे राज्यसभा में जाते हैं, तो वही आवंटन किया होगा कि किस राज्य से कितने जाएंगे। जैसे बिहार से राज्यसभा में 16 जाते हैं, लोकसभा में 40 सीट है, तो अलग अलग राज्य के जनसंख्या के हिसाब से वहां पर सीटों का आवंटन किया गया है कि कितने लोग राज्यसभा में होंगे। और राज्यसभा होता क्या है, संविधान में पढ़ते हैं कि वह उच्च सदन है। वो क्या है, उच्च सदन है। राज्यसभा में हम लोग डायरेक्ट किसी को वोट देके नहीं भेजते हैं, बल्कि जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो उसको भेजते हैं, इसीलिए तो उच्च सदन है। निम्न सदन है आपका लोकसभा, जहां पे डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि जाते हैं, उसको बोलते हैं लोकसभा। निम्न सदन बोलते हैं, क्योंकि आप जिसको वोट देते हैं, जैसे बेगूसराय के हैं तो आप अपने जो एमपी को वोट दिए, जैसे गिरिराज सिंह है, तो डायरेक्ट अब लोकसभा में जाके बैठेंगे, क्योंकि वो जनता के वोट से जीते, तो वो क्या हो गए कि निम्न सदन में बैठेंगे। अब उसके ऊपर क्या होता है, राज्यसभा होता है, वो उच्च सदन होता है। अब वो जिसको वोट देंगे और जो हमारे एमपी और एमएलए जो विधायक हैं वो वोट देंगे, वो फिर कहां जाके बैठेंगे, राज्यसभा। ठीक है। तो वो उच्च सदन बनाया जाता है, दोनों मिलकर के ही देश चलता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर के ही देश को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो चौथी अनुसूची केवल संबंधित किससे है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, कितना सीट होगा और किस राज्य को कितना सीट दिया जाएगा। यह सीट बढ़ाया जा सकता है 2026 में, फिर बढ़ेगा अभी सबका सीट। उसके बाद है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में उपबंध किया हुआ है। देखिए भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत क्या है, विविधताओं वाला देश है, और यहां पर तरह तरह के लोग रहते हैं, भांति भांति के लोग रहते हैं, हर एक जाति, धर्म, मजहब और हर एक क्षेत्र के लोग रहते हैं। कोई जंगली एरिया है, कोई पहाड़ी एरिया है, कोई मैदानी एरिया है, कोई पठारी एरिया है, और अलग अलग क्षेत्र में लोगों की संख्या भी अलग अलग। अब बिहार का देखिए कितनी आबादी है, वही चले जाइए आप नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, मिजोरम चले जाइए, तो वहां आपको आबादी नहीं मिलेगा, बहुत कम लोग रहते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है कि उनको वहां पे उतनी सुविधाएं नहीं मिलती है। जनसंख्या वृद्धि के पीछे कई रीजन होते हैं। ठीक है। जलवायु भी होता है, तो वो पहाड़ी दुर्गम एरिया में रहते हैं, वहां तक अभी तक ट्रेन भी नहीं पहुंचा है, यातायात भी सही से नहीं पहुंचा है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसको अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल कर दिया जाता है। ठीक है। और अनुसूचित क्षेत्र का मतलब हो गया दुर्गम एरिया, पहाड़ी एरिया, इधर आके बैठ जाए दोनों, यहाँ खाली है। ठीक है। दुर्गम एरिया, पहाड़ी एरिया, जहां पर लोग का
जो है उतनी सुख सुविधा नहीं है। खास करके भारत में जो आप देखेंगे, भारत का मैप अच्छे से अगर आप लोग देखे होंगे, फिर से हम बना करके दिखा दें, तो ये एरिया, ये जो ये पार्ट है, इसको चीन चीन लोग बोलता है चिकन नेक, चिकन नेक यानी मुर्गी का गर्दन। वो हमेशा उसी पे अटैक करना चाहता है। चीन का क्या उद्देश्य है, इसको ले लो, चीन में मिला लो, ठीक है। माओ से तुंग वही कहता था, ये चिकन नेक है। जो आप देखिएगा भारत का नक्शा, तो बीच में बहुत पतला है और बहुत दुर्गम एरिया है वो, इधर से इधर जाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए लोग यहाँ से कलकत्ता से बैठते एरोप्लेन से यहाँ पहुंचते हैं। इस रास्ते से जाना, चूंकि पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, बहुत मुश्किल है। तो चीन का हमेशा टारगेट रहता है कि इसको साफ कर दो, ये चिकन नेक है, ये मुर्गी का गर्दन है, इसको खत्म करो, बात खत्म, इंडिया खत्म, ठीक है। लेकिन भारत ने इसको अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा दिया और उसको विशेष प्रावधान देता है, उसको केंद्र शासित प्रदेश की तरह जो है उसको फैसिलिटी दिया जाता है। जैसे आपके राज्य में क्या है कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं है, तो अगर जैसे शिक्षा संवर्ती सूची में है तो 60% केंद्र देता है, 40% राज्य को देना होता है। लेकिन बिहार को भी स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था, क्योंकि गरीब राज्य है, लेकिन बिहार को नहीं दिया गया। तो चलिए कोई बात नहीं है। तो इन क्षेत्रों को इसलिए दिया जाता है, अगर केंद्र इसको मुहैया नहीं करेगा फंड, तो कब यह जो यहाँ के लोग चीन चले जाएंगे कहना मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 90% जो है, जितना भी जैसे जो भी संवर्ती सूची का विषय है, तो उसमें 90% केंद्र देता है। यानी 100 रुपया अगर वहां के एम्प्लॉय को देना है, तो 90 रुपया केंद्र सरकार देगी, 10 रुपया वहां के राज्य सरकार को देना होता। आबादी भी कम है, संसाधन तो है ही, जंगल झाड़ है, तो लकड़ी उकड़ी तो होगा ही, वन जड़ी बूटी, ठीक है। तो वो सब नागालैंड आप जानते होंगे, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो एरिया है ये अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुसूचित क्षेत्र, उसी से संबंधित है। ये आपका 5वां अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र। तो समझ गए अनुसूचित क्षेत्र कौन सा है, जहां दुर्गम एरिया है, जहां पे लोग कम रहते हैं, पहाड़ी एरिया है, जंगल झाड़ है, वो सब भारत का अनुसूचित क्षेत्र है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति, और उस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जंगलों में जो रहते हैं, जंगलों का जो है अपना यूज करके जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोग को अनुसूचित जनजाति भी कहा जाता है, एसटी, शेड्यूल टेरिटरी। आपके राज्य में ना के बराबर है, मात्र आबादी शायद 60% के आसपास है बिहार में एसटी की आबादी। सबसे ज्यादा एसटी आपके मध्य प्रदेश में है, शेड्यूल टेरिटरी, और सबसे ज्यादा जंगल भी, वन भी आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो ये उससे संबंधित है। जो आपका 5वीं अनुसूची है, अनुसूचित क्षेत्र, खास करके वही नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा जो भी है, उधर एरिया से ही संबंधित है, ठीक है। अब आ जाइए 6ठी अनुसूची। यहाँ पे देखो नाम से दे दिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अलग तरीके से होता है, हमारे आपके जैसे नहीं होगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है ना, केंद्र ये सॉरी जिला स्तर पे जैसे जिला परिषद होता है, उसके बाद ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति अध्यक्ष होता है, और गांव स्तर पे क्या होता है, मुखिया होता है। अब वहां पे जाइएगा तो वहां द्विस्तरीय ही होता है, क्योंकि आबादी कम है। उसके बाद जनजातीय क्षेत्र में आप जमीन नहीं खरीद सकते, जो बाहरी लोग है वो जनजातीय क्षेत्र में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे नियम है, रेगुलेशन है, जो कि जनजातियों के लिए अलग से दिया गया है, ठीक है। तो वो सब से संबंधित आपका 6ठी अनुसूची है। और वो खास करके ये राज्य का नाम याद रखिएगा, असम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, यहाँ के जनजातीय क्षेत्र में किस प्रकार से प्रशासन होगा उससे संबंधित है। ये सब बार बार पूछेगा। 7वीं अनुसूची विषय से संबंधित है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, ठीक है। सूची मतलब सब्जेक्ट, यानी कहने का अर्थ है कि आपके सूची जो होता है 7वीं अनुसूची के तहत 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्र सूची, जिसपे केंद्र कानून बनाएगा। एक होता है आपका राज्य सूची, जिसपे राज्य कानून बनाएगा। एक होता है संवर्ती सूची, जिसपे दोनों बनाएगा। तो केंद्र सूची में लगभग 99 सब्जेक्ट है। केंद्र सूची में कितना है, 99 सब्जेक्ट, ठीक है। और आपका राज्य सूची में कितना है, तो 62 के आसपास,
ठीक है। और आपका समवर्ती सूची में कितना है, 52 या ये इसी के अराउंड है। पहले 57 था, 52 हो गया, ये पहले ये 5 बढ़ गया ये। तो इसी प्रकार से लगभग याद रखिएगा। ऐसे आप एग्जैक्ट डाटा बुक में या होगा आगे तो हम बता देंगे। तो ये घटते बढ़ते भी रहता है, कभी 100 भी रहता है, कभी ये आगे पीछे हो जाता है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट नया भी ऐड हो जाता है। तो लगभग अप्रोक्स में याद रखिएगा इसी के अराउंड में रहता है। ठीक है, तो इस पे अलग अलग विषय पे, जैसे आपका रेलवे है वो केंद्र सूची का विषय है, जैसे आपका शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय है, जैसे आपका अस्पताल है वो राज्य सूची का विषय है, उस पर राज्य कानून बनेगा, इसीलिए तो राजकीय अस्पताल लिखा रहता है। बिहार सरकार, बिहार पुलिस है वो क्या होगा, राज्य सूची का विषय होगा। पुलिस क्या होगा, राज्य सूची का। लेकिन आर्मी सेना वो किस सूची का विषय होगा, केंद्र सूची का विषय होगा। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना होगा। और कई बार ये भी पूछ देता है, जैसे डाक किस सूची का विषय होगा, केंद्र सूची का विषय होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है डाक, डाकिया जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी होता है, जॉब होता है। टीचर, शिक्षक किस सूची में आएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए, शिक्षा ही जब समवर्ती है तो उससे जुड़े हुए जो भी कार्यक्रम हो रहे वो सारा समवर्ती सूची का हो जाएगा। तो 7वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है कि आपके जो भी सूचियां हैं उससे और केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा से संबंधित है कि किस विषय पे कौन कानून बनाएगा, किस विषय पे केंद्र बनाएगा, किस विषय पे राज्य बनाएगा और किस विषय पर दोनों बनाएगा। यह बात आपके 7वीं अनुसूची से क्लियर होता है। 7वीं अनुसूची ये बात को आपको क्लियर करता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, अब आते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। कितनी केमी अनुसूची, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। टोटल जो राष्ट्रीयकृत भाषाओं की संख्या अभी वर्तमान में 22 है, जिसको आपका राष्ट्र मान्यता दे रखा है। ऐसे तो भारत में लगभग 1600 भाषाएं बोली जाती है, 1600। प्रत्येक 3 कोश पे भाषा बदल जाता है। लेकिन जो राष्ट्र आपका जो देश है, संविधान मान्यता 22 भाषाओं को ही देता। आगे जब चैप्टर होगा तो बताएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 343 में आपका ये सब का जिक्र है। तो 8वीं अनुसूची याद रखिएगा किससे संबंधित है, भाषा। और कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है, 22 भाषा। 9वीं अनुसूची, ठीक है, कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण है। कुछ संविधान के कुछ पार्ट हैं, कुछ अनुच्छेद है जिसको संशोधन नहीं किया जा सकता है, उसका संविधान में संशोधन नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको इस 9वीं अनुसूची के तहत रखा गया। पहले 8 ही अनुसूची था। और सबसे पहले जब देश बना तो सबसे बड़ी समस्या आई थी कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था वो देश के विकास में बाधक हो रहा था। अब मान के चलिए हमको सड़क बनाना है, नेशनल हाईवे, बीच में आपका 1 कट्ठा निकल जाता है। अब आप जो है कोर्ट में केस कर दे, हम देंगे नहीं, हमारा अधिकार है। क्योंकि मौलिक अधिकार को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, जैसे आपका जो भी मौलिक अधिकार है। तो उसी प्रकार से पहले क्या था कि संपत्ति का अधिकार जो 7वां अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार था। अब आप बोल रहे हैं आपका बीच में 1 कट्ठा जमीन आ गया, नेशनल हाईवे बन रहा है, पूरे लोग दे दिया, और आप जो है अब उसके लिए तो या तो सड़क को टेढ़ा करना पड़ेगा, योजनाएं बाधित होगी, टाइम लगेगा, आप केस किए हो कि हम देंगे ही नहीं। बहुत लोग तो जिद पकड़ लेता है नहीं। तो उस स्थिति में सरकार को विकास के कार्य करने में दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को हटाया, कहा हटाओ इसको, इसको जो है विधि का अधिकार दो, मौलिक अधिकार से हटाओ। क्योंकि मौलिक अधिकार देना सर्वोच्च न्यायालय का भी कर्तव्य है और देश के संविधान का भी, कि आपका मौलिक अधिकार से आपको कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तब उसको 300 क में डाल के विधि का अधिकार बनाया गया। और उसके तहत अब आप उसका क्या कीजिएगा, बस जो रेट है उसके हिसाब से आप सरकार से रकम ले सकते हैं। उस जमीन का वैल्यू का जितना होगा रुपया आप ले सकते हैं, सरकार आपको देगी, लेकिन आपको जमीन तो देना ही पड़ेगी। ठीक है, अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता। ये संपत्ति का अधिकार को अब फिर जो है मौलिक अधिकार में या कोई भी उसमें छेड़छाड़, तो वैसे कुछ कानून हैं जिसको इसमें डाल दिया गया 9वीं अनुसूची में। ठीक है, भूमि से रिलेटेड। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये काम किया था। चूंकि राष्ट्र के विकास में सबसे पहले अगर सबसे ज्यादा योगदान किन्हीं व्यक्ति का है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है,
तो ये 9वीं अनुसूची उसी से संबंधित है कि उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन, कुछ कानून है जिसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता, ऐसे मैक्सिमम कानून में संशोधन हो सकता है, आपके मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है, आपका प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है, ठीक है। और अन्य जो संविधान है अनुच्छेद, उसमें संशोधन होता ही है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन 9वीं अनुसूची में जो विषय रख दिया गया उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वैसे विषय। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। क्या होता था कि कई नेता लोग क्या होते थे कि जैसे हाँ दल बदल लेते थे, ठीक है। अब जीत के आए कांग्रेस पार्टी से, आज जा करके कोई पैसा दिया बीजेपी वाला तो उसमें जाके सट गए, तो कांग्रेस टूट जाएगा, उसका सरकार गिर जाएगा। तो उस स्थिति में क्या किया गया कि आप दल बदल सकते हैं अनुच्छेद 52 के तहत, लेकिन अगर आपकी जितनी संख्या है उसका कम से कम अगर आप 2/3 लेके जाइएगा तब आप बदल सकते हैं, नहीं तो क्या होगा कि आपकी मान्यता ही खत्म हो जाएगी, आप जो है विधायक हैं तो वो भी गए और आपको कोई पार्टी भी शामिल नहीं कर सकती। अगर भागना ही है तो सबको समेट के जाइए, इसीलिए तो जाता है तो होटल में सब भेज जाता है इकट्ठे, महाराष्ट्र में देखा ना, ले गया तो गुवाहाटी में सबको रखे हुए था असम में। तो वो जो एकनाथ शिंदे गया था तो अकेले नहीं गया था, वो देखा होगा कि पूरा 2/3 लेके गया था, जितना भी उसके पार्टी का जीता हुआ आदमी था उसका लेके गया था। तब क्या होता है, उस स्थिति में उसको मान्यता मिलती है। अगर कोई अकेले जाकर के हम बीजेपी से जीत गए और जाकर के चाहेंगे कुदक के चले जाए आरजेडी में या जदयू में जाके मिल जाए, तो ये संभव नहीं है। तो वो कुछ नियम बना, पहले क्या होता था ऐसा करने लगे नेता सब, जो जिधर लोभ दे उधरे चल जाए, तो इससे क्या होता था उठा पटक हो जाता था, जो व्यवस्थित सरकार सही से नहीं चल पाती थी। तो उस कारण से उन्होंने कहा कि ये एक नियम बना दिया जाए, तो दल बदल कानून आया 10वीं अनुसूची में आता, 2 से 10, 2 से दल बदल, याद रखिएगा कई बार पूछा है, 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, याद रहेगा। 52वें संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया। अब आगे आगे आइए, ये है 11वीं अनुसूची, पंचायतों से संबंधित है, जो आपके ग्राम पंचायत का जो निर्माण होता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, ये सब जो बनते हैं, वो आगे चल करके 1992 में यह 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। और उसको पहले क्या था, ये डीपीएसपी का पार्ट हुआ करता था, पंचायती राज व्यवस्था, और अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन होता था। डीपीएसपी संविधान का ऐसा पार्ट है जो कि न्यायालय में वाद योग नहीं है। तो बहुत सारे राज्य क्या करते थे, समय पर चुनाव नहीं करवाते थे, मन हुआ तो पंचायती चुनाव करवाए, नहीं हुआ तो नहीं करवाए। बिहार अब तो करवाता ही नहीं था, 10-10 साल 15-15 साल एक ही लोग रह जाते थे मुखिया सरपंच, ठीक है। तो उस स्थिति में दिक्कतें होती थी। तो यहां से क्या किया गया कि पंचायती राज व्यवस्था को अनुच्छेद 40 से निकाल करके अनुच्छेद 243 में कर दिया गया, और विधिक अधिकार है कि अब आपको प्रत्येक 5 वर्ष पे आपका चुनाव होता ही होता है, ठीक है। तो ये आपका 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया। 12वीं में वही नगर पालिका जो नगर निगम हो गया, ये सब का चुनाव से संबंधित है। तो 11वीं किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। 12वीं नगर निकाय, नगर निगम, जैसे बेगूसराय है, तेघड़ा है, ये सब क्या है, नगर निगम है, नगर के स्थानीय शासन से संबंधित है। नगर का स्थानीय शासन 12वीं अनुसूची, गांव का स्थानीय शासन 11वीं अनुसूची, ठीक है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, आप ही लोग बताइए, हमारा काम खत्म हो गया, अनुसूची आपको हमने बता दी। अब क्या करना है कि आपको रिकॉल करना है, जो हम पूछेंगे दिमाग को अस्थिर करके सोचना है, फिर बोलना है। चलिए हम पीछे से ही शुरू करते हैं। 12वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है, नगर निकाय के स्वशासन से संबंधित। 12वीं, 11वीं पंचायती राज व्यवस्था, 10वीं दल बदल कानून से संबंधित है। दल बदल, फिर नीतीश कुमार को तो ले लिया टारगेट में, ऐसा काम सब करता है। अरे नीतीश कुमार कौन नहीं करता है, कौन पार्टी नहीं करता है, पार्टी राजनीति में आओगे तुम भी करोगे, जिधर फायदा देखोगे उधर जाओगे, ठीक है, सब करता है, ठीक है। तो दल बदल कानून के तहत ये होता है, ठीक है। तो दल बदल किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची से। 9वीं अनुसूची में क्या है कि कानून फिक्स कर दिया गया, उसका संविधान संशोधन नहीं होगा। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित कितनी अनुसूची है, 8वीं अनुसूची। कितनी भाषाएं हैं अभी,
22 भाषाएं हैं जिसको राष्ट्र मान्यता दिए हुए है। ठीक है। 7वीं अनुसूची क्या चीज से संबंधित है? सूची, सूची से, केंद्र सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है 7वीं अनुसूची। 6ठी अनुसूची क्या चीज से संबंधित है? असम, त्रिपुरा, मेघालय जो जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासनिक जो काम है वो कैसे होगा, नहीं तो वही है आपका प्रशासन के संबंध में है, उपबंध किया हुआ है। उपबंध मतलब वही अनुच्छेद। ठीक है। उसी से रिलेटेड है आपका 5वीं भी। 5वीं क्या चीज संबंधित है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो विशेष प्रावधान किया गया है वो आपका संबंधित क्या चीज से है? 5वीं। चौथी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, किस एरिया का कितना सीट है उसके बारे में। पहला क्या चीज संबंधित है? हाँ, जो भी क्षेत्र है राज्य और उसके संघ के कौन कौन से क्षेत्र हैं। और दूसरा वेतन, जितने भी आपके कार्यपालिका हो गए, विधायिका हो गए, जो भी कार्यपालिका के सदस्य है या विधायिका के जो शासन में भाग लेते हैं, जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनका वेतन कितना होगा उससे। और तीसरा शपथ ग्रहण। अब याद हो गया सब? तो ये 12 अनुसूची आपको एक अनुसूची निश्चित तौर पे पॉलिटी में पूछ ही देगा, और खास करके 10वीं अनुसूची ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ठीक है। इसका फायदा कुछ ज्यादा ही नेतागण उठा रहे हैं, दौड़ के कूद के इधर कूद के उधर जा रहे हैं। ठीक है। तो ये बार बार पूछेगा, 10वीं पूछेगा, उसके बाद आपको 6ठी भी बार बार पूछेगा। ठीक है। यही दो, और ये तो 11वीं 12वीं तो ऐसे भी याद ही रहता है, नगर निकाय पंचायती। तुम भूलोगे 9वीं को, तो 9वीं याद रखिएगा कि ऐसे उसमें कानून है जिसका संशोधन संभव नहीं है। ठीक है। बस बाकी आपको याद हो गया। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न पूछेगा तो आप लोग जरूर बनाइएगा। अनुसूची देखो एक चैप्टर होगा पॉलिटी में, अनुसूची एक चैप्टर होगा तो